नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 12th का जो बच्चों आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन जो बच्चों, वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो CBSE बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम 2024 का है वो बहुत ही जल्द बच्चों शुरू होने ही वाला है। ठीक है, और आपके एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा कम बच गए हैं। ठीक है, और जो बच्चों का पेपर हो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का 12 मार्च 2024 को। जी हाँ बच्चों, आप डेट देख सकते हो, 12 मार्च 2024 को बच्चों आपका फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है। तो इस दिन के एग्जाम के लिए मैं आपको जो है इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका MCQ क्वेश्चन है ना बच्चों, आप सभी को पता है जो आपका पेपर सेक्शन ए जो आएगा वो आपका MCQ बेस्ड आएगा। ठीक है, इसमें आपसे 18 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो MCQ जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो मैं आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं MCQ में, वो सभी प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ, देखो वीडियो जो है बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक देखना, ताकि आपका जो MCQ जो क्वेश्चन है ना उसमें अच्छे नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, जो आपके MCQ क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना है ना, वैसे क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा MCQ प्रश्न आता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। पहला हमारा MCQ प्रश्न है कि टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है। देखो टूर्नामेंट जो हमारे कितने प्रकार का होता है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। इसी प्रकार जो बच्चों आपको एग्जाम में भी जो है इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपसे प्रश्न पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आपको कोई एक आंसर बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका आंसर होगा बच्चों ए, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 4। यानी टूर्नामेंट जो बच्चों आपका 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से 4 प्रकार का होता है, चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों 4 प्रकार का हमारा टूर्नामेंट होता है। पहला हमारा होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, दूसरा हमारा होता है लीग टूर्नामेंट। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है हमारा बच्चों लीग टूर्नामेंट। और तीसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, और चौथा हमारा होता है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट जो है हमारे टोटल होते हैं। लेकिन आपको CBSE का जो न्यू सिलेबस आया है उसके अनुसार जो बच्चों आपको सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट पढ़ने होते हैं, नॉकआउट वाला और लीग वाला। ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है टूर्नामेंट, जो नीचे के आपको दिख रहा है ना, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 4 ही बताएं। 4 प्रकार के होते हैं, बेशक से आपके सिलेबस में 2 नहीं हो, लेकिन प्रकार टूर्नामेंट के 4 ही होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपका कि रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर टेढ़ा होना निम्न में से किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है। ऑप्शन ए स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी काइफोसिस, ऑप्शन सी लॉर्डोसिस और ऑप्शन डी जो आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है बच्चों आपके, आप देख सकते हो। इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, काइफोसिस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है। ऑप्शन ए स्कोलोसिस, ऑप्शन बी काइफोसिस, ऑप्शन सी लॉर्डोसिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कोलियोसिस। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है बच्चों कि रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर टेढ़ा होना निम्न में से किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है। यानी जब रीढ़ की हड्डी आपकी आगे की ओर मान लो किसी की टेढ़ी हो जाती है, तो ये किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी काइफोसिस, ऑप्शन सी लॉर्डोसिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्डोसिस। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि वक्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है। जो वक्रासन है ये निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में जो है मुख्य भूमिका निभाता है। यानी हमें मान लो कोई बीमारी हो जाती है, तो कौन सी ऐसी बीमारी जिसमें जो वक्रासन करने जो है वो बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मधुमेह, दूसरा मोटापा, ऑप्शन सी अस्थमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थमा। यानी यदि हम वक्रासन करेंगे
तो अस्थमा से जो है हमें निजात मिल जाएगा, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कोबरा पोज को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भुजंगासन, ऑप्शन बी ताड़ासन, ऑप्शन सी हलासन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुजंगासन, यानी कोबरा पोज को हम संस्कृत में भुजंगासन कहते हैं। अब बच्चों सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन शरीर की लंबाई में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऐसा कौन सा आसन है जिसे हम करेंगे तो हमारी हाइट बढ़ेगी। ऑप्शन ए आपका भुजंगासन, ऑप्शन बी ताड़ासन, ऑप्शन सी हलासन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ताड़ासन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न बच्चों आपका कि शरीर में वसा की मात्रा के अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी अस्थमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटापा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा मोटापा। यानी मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति मोटा हो जाता है, तो आपका ऑप्शन बी मोटापा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर है कि भारत में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, यानी जो हमारा भारत देश है इसमें स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 2001 में हुई, ऑप्शन बी 1987 में हुई, ऑप्शन सी 1947 में हुई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987, यानी 1987 में जो है स्पेस ओलंपिक की शुरुआत जो है भारत में हो गई थी। 10वां प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर है कि भारत में कब स्पेशल ओलंपिक इंडिया का नाम बदलकर स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया, यानी किस वर्ष में स्पेशल ओलंपिक इंडिया का नाम चेंज करके स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी जो है आपका 1987, ऑप्शन सी आपका 1947 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001, यानी वर्ष 2001 में जो है बच्चों विशेष ओलंपिक इंडिया का नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। अब बच्चों आपका 11वां प्रश्न है कि पैरालंपिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई है जिसका अर्थ होता है, यानी जो पैरालंपिक शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई है जिसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए भिन्न, ऑप्शन बी समरूप, ऑप्शन डी ऑप्शन सी विशेष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समरूप। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका है कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, यानी जो ये पैरालंपिक खेल है इसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लुडविग गटमेन, ऑप्शन बी जॉर्ज आइजर, ऑप्शन सी पियर डे कुबर्टीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुडविग गटमेन। ठीक है। 13वां प्रश्न बच्चों आपका है कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब हुआ, यानी अंतरराष्ट्रीय जो पैरालंपिक समिति है इसका गठन कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर 1989, ऑप्शन बी 22 सितंबर 1989, ऑप्शन सी 22 सितंबर 1999 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 22 सितंबर 1989। अब 14वां प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर है कि विशेष ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, यानी विशेष ओलंपिक को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। ऑप्शन ए कैनेडी, ऑप्शन बी यूनिस कैनेडी श्राइबर या ऑप्शन सी जॉर्ज आइजर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूनिस कैनेडी श्राइबर। ठीक है। 15वां क्वेश्चन बच्चों है आपका कि डेफलिम्पिक्स खेलों की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1924। ठीक है। अगला 16वां प्रश्न बच्चों आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो किसी व्यक्ति के आहार का यानी खाने का बहुत ज्यादा मतलब मेन भाग होता है। ऑप्शन ए बृहत या मैक्रो पोषक तत्व, ऑप्शन बी सूक्ष्म या माइक्रो पोषक तत्व, ऑप्शन सी खनिज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व। ठीक है। अगला प्रश्न 17वां बच्चों आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी निम्नलिखित में से जो है
कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो ऊर्जा का मेन मतलब स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब बच्चों आपका 18वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन जो है ये शरीर के निर्माण के लिए जो है बहुत ज्यादा मतलब मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है। अब बच्चों आपका 19वां प्रश्न आता है कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर के तापमान को नियमित करता है तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी वसा। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वसा। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका 20वां कि मानव हड्डियों एवं दांतों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ठीक है। यानी जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका प्रोटीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी वसा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। ठीक है। मनुष्य की हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। अगला बच्चों आपका 21वां प्रश्न है कि रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण को किस वर्ष को कब विकसित किया गया? यानी जो रिकली जैसा जॉनसन जो टेस्ट है बच्चों इसको कब विकसित किया गया ये आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका 1990, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2001। यानी वर्ष 2001 में जो है रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण को जो है विकसित किया गया। ठीक है। अब बच्चों आपका 22वां प्रश्न है कि शारीरिक पुष्टि के घटक कितने प्रकार के होते हैं? यानी जो शरीर की पुष्टि बच्चों से आज मैं आपको बताऊं, देखो शारीरिक पुष्टि यानी हम शरीर हमारा स्वस्थ है कि नहीं इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? ठीक है। यानी शरीर हमारा स्वस्थ है कि नहीं इसकी हम पहचान कैसे करेंगे उसी को हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के घटक होते हैं, नहीं क्या क्या मतलब टर्म से जो हमारे अंदर ये होगा तो हम स्वस्थ मान जाएंगे। ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती है? तो ये हमारा आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। ये डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यानी शारीरिक पुष्टि के 4 घटक होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से 4 होते हैं वो आपको बताता हूं। देखो 4 घटक होते हैं। पहला आपका होता है शक्ति, दूसरा आपका होता है गति, तीसरा सहन क्षमता और चौथा बच्चों आपका होता है लचक। ठीक है। यानी ये 4 घटक जिस मनुष्य के शरीर में विद्यमान होगा, जिस मनुष्य के शरीर में होगा तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है। अगला 23वां प्रश्न बच्चों आपका कि न्यूटन की गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। ऑप्शन है जड़ता का नियम, ऑप्शन बी त्वरण का नियम, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ता का नियम। ठीक है। यानी न्यूटन की गति के पहले नियम को हम जड़ता का नियम भी कहते हैं। 24वां प्रश्न बच्चों आपका है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जड़ता का नियम, ऑप्शन बी त्वरण का नियम या ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट जो आंसर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण का नियम। ठीक है। अगला 25वां प्रश्न बच्चों आपका कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? जो न्यूटन गति है उसका तीसरा नियम को हम किस नाम जानते हैं? ऑप्शन है जड़ता का नियम, ऑप्शन बी त्वरण का नियम, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी न्यूटन की गति के हम तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में आने पर, ठीक है, यानी जब दो वस्तु जो है उनकी सतह जब एक दूसरे के संपर्क में आती है उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? मान लो ए और बी नाम की जो वस्तु है इन दोनों की जो सतह आपस में टकराएगी तो इस टकराने के बाद जो बल उत्पन्न होगा ना उस बल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आकर्षण, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण। ठीक है। यानी ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण। यानी कि जब मान लो दो वस्तु आपस में स्पर्श करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो उस समय जो है घर्षण बल जो बच्चों वो उत्पन्न होता है। ठीक है, घर्षण बल। ठीक है।
अगला बच्चों का 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। यानी ऐसे कौन से लोग हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, कैसी मतलब पर्सनैलिटी होती है। देखो, पहला आपका ए ऑप्शन है अंतर्मुखी, बी आपका बहिर्मुखी, सी आपका है उभयमुखी और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी। इस प्रकार के लोग जो होते हैं ना बच्चों, ये जो है अकेले रहते हैं। ठीक है, मतलब अकेला रहना इनको पसंद रहता है, अंतर्मुखी वालों को। ठीक है। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग सामाजिक रूप में अधिक सक्रिय रहते हैं। यानी ऐसे किस प्रकार के जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जो समाज से ज्यादा जुड़ के रहते हैं। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी उभयमुखी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखी। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये समाज में घुल मिल के रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सामाजिक लोग होते हैं। ठीक है। अगला बच्चों आपका 29वां प्रश्न है कि किसी कार्य की तैयारी की, देखो किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालीन प्रक्रिया को डैश कहते हैं। मान लो आप कोई भी कार्य है, ठीक है, कोई भी कार्य है, यदि आप उसकी एक लंबे समय से तैयारी करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्रशिक्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ठीक है। मान लो आपको जो है क्लास 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपने क्या किया, 1 अप्रैल से जो है शुरुआत से आपने पढ़ाई करी होगी। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के जो है आप अभी तक पढ़ाई कर रहे होगे। तो ये क्या है, आपका एक टारगेट क्या है बच्चों, आपका एक टारगेट है कि सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो है आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने, ये आपका टारगेट हो गया। तो आपने क्या किया, पूरे साल यानी 1 साल तक जो है आपने पूरी पढ़ाई करी, जी जान लगा करके बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, पढ़ाई नहीं ट्रेनिंग करी आपने। ठीक है, पूरा पढ़ाई किया आपने। ठीक है, हर चीज पढ़ा। तो ये क्या है, प्रशिक्षण यानी किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालीन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है। अगला बच्चों आपका 30वां प्रश्न है कि किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को डैश कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई प्रतिरोध है, यदि आपका वो प्रतिरोध यदि आपकी मांसपेशी जो सामना कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी सहन क्षमता और ऑप्शन डी लचक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक्ति। ठीक है, यानी किसी प्रतिरोध का सामना करने की जो मांसपेशियों की जो योग्यता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। अगला बच्चों आपका 31वां प्रश्न है, कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना क्या कहलाता है। ठीक है, कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना डैश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए शक्ति कहलाता है, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी सहन क्षमता या ऑप्शन डी लचक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी गति। ठीक है, ऑप्शन बी आपका गति सही हो जाएगा, यानी कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना जो है वो गति कहलाता है। अगला बच्चों आपका 32वां प्रश्न है कि थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता को डैश कहलाती है। ठीक है, यानी कि थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता डैश यानी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी सहन क्षमता या ऑप्शन डी लचक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सहन क्षमता। ठीक है, यानी थकने के बावजूद भी यदि आप किसी कार्य को जारी रखते हो तो वो सहन क्षमता कहलाता है। ठीक है, यानी थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। अगला बच्चों आपका 33वां प्रश्न है कि शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना डैश कहलाता है। जो मनुष्य का शरीर है उसमें जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन सी सहन क्षमता या ऑप्शन डी लचक। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी लचक। ठीक है, यानी शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना क्या कहलाता है, लचक कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों आपका 34वां प्रश्न है। ठीक है, 34वां प्रश्न आपका है कि शारीरिक पुष्टि के किस घटक को विकसित करने के लिए, ठीक है, यानी शारीरिक जो पुष्टि है इसके शारीरिक पुष्टि के किस घटक को विकसित करने के लिए आइसोमेट्रिक व्यायाम किया जाता है। यानी शारीरिक जो पुष्टि का आपको 4 घटक मैंने आपको बताया था, शक्ति गति सहन क्षमता लचक, तो इनमें से कौन सा पुष्टि का घटक है ऐसा जिसको यदि हमें विकसित करना है तो उसको विकसित करने के लिए आइसोमेट्रिक व्यायाम किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी सहन क्षमता या ऑप्शन डी लचक। तो आपका बच्चों ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है शक्ति। ठीक है, यानी शक्ति आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, अब बच्चों आपका 35वां प्रश्न है कि शारीरिक पुष्टि के किस घटक को विकसित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि अपनाई जाती है।
यानी शारीरिक पुष्टि का ऐसा कौन सा घटक है जिसको विकसित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि अपनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी सहन क्षमता और ऑप्शन डी लचक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सहन क्षमता। ठीक है, यानी शारीरिक पुष्टि के किस घटक को विकसित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि अपनाई जाती है। यानी जो ये आपका सहन क्षमता है ना, ये जो आपका सहन क्षमता है, इसी को विकसित करने के लिए जो है निरंतर प्रशिक्षण विधि जो है ये अपनाई जाती है। ठीक है, किसको? तो सहन क्षमता को विकसित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सहन क्षमता सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ठीक है, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मेरी तरफ से जो आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सीबीएसई बोर्ड का 12 मार्च 2024 को, इसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, ठीक है, आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।